तो सबको नमस्ते एंड थैंक यू जॉइनिंग मी। आइए स्टार्ट करें आज की मीटिंग हम और चर्चा करते हैं। अब इसमें ऐसा है कि जो पहले तो मैं सबसे ये पूछूंगा पहले कि जिन्होंने लास्ट वीक अटेंड किया था पंचकोशों के ऊपर बात को टॉक को, अगर उस पर श्वेता जी का या किसी का भी जिन्होंने सुना है कोई प्रश्न हो तो वो अभी पूछ लीजिए, फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर लूं किसी भी टॉपिक पर। सर मुझे याद आया अभी। हाँ पूछिए। मैंने लास्ट सेशन आपने वो बताया कि जो परमात्मा है उन्होंने पहले धरती पुत्र भेजे और उसके बाद से फिर सारे जीवों की उत्पत्ति जो है वो छोटे फॉर्म में होने लगी। हाँ ठीक तो है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्या थी? मतलब अच्छा था ना, रेडीमेड सब धरती पुत्र आ रहे थे तो इतना कुछ बीच में मतलब इस सब चीजों की जरूरत नहीं होती। तो पहली जो हम बोलते हैं ना कि ये 5 दोष है, तो एक काम का तो पहले ही निकल जाता। तो व्हाट वाज द नीड ऑफ डूइंग दैट? अब वैसे ही चल जाता। शायद ये दोष इनकॉर्पोरेट करने होंगे तभी तभी किया होगा। परमात्मा की क्या इच्छा है ये तो मैं जवाब नहीं दे सकता। ये बता सकता हूँ कि क्या हुआ है। तो अब परमात्मा ने क्या इच्छा क्यों की और मनुष्यों के साथ उसका हमारी आत्माओं के साथ उसका कैसा बना हुआ है कि वो क्या सिस्टम चलता रहेगा प्रकृति का, सृष्टि का, ये परमात्मा को पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि जैसे एक माँ की एक उम्र होती है, उस उम्र के बियॉन्ड वो माँ जो है वो गर्भवती नहीं हो सकती। उसी तरह से धरती की भी एक उम्र होती है, उस उम्र के बियॉन्ड धरती भी धरती पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। ये ठीक बात है कि धरती जो है वो आज भी कीड़े मकोड़ों को जन्म तो देती ही है, आज भी देती है, लेकिन ये हमारे लिए देती है ताकि हम इस चीज को समझ सकें कि धरती पुत्र जन्म लेते थे मट्टी से, जैसा कि कोई कीड़ा जन्म ले सकता है मट्टी से, उसी तरह से धरती पुत्र जन्म लेते थे। लेकिन उसकी एक उम्र होती है, तो उस उम्र के बाद फिर वो धरती पुत्र ने जन्म देने बंद कर दिए, तो स्त्री पुरुष ने जन्म देने शुरू कर लिए थे। तो ये मुझे पता है और ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसका कारण परमात्मा क्यों करता है ये तो कभी ऊपर जाऊंगा तो पूछूंगा उनसे। मौका मिला तो इतना मौका काफी मिला है तो फिर शेयर कर सकूंगा कि नहीं ये नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, हमें ये जल्दी नहीं है। नहीं नहीं जल्दी नहीं, आंसर हो गया, आंसर मिल गया। हो गया, उनको भी आंसर मिल गया। That was a very good line. दोबारा You own to yourself. That line नहीं, was ये very मैं good. बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल 100% श्वेता जी, मैं 100% सच कह रहा हूँ कि ये मैं इस चिंतन के ऊपर बहुत दिनों से सोच रहा था और मैं इस पर ये सोचता हूँ कि लोग एक तरह से या एक तरीके से अपने आप को ग्रो करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि इंसान फिजिकली ग्रो करना कभी बंद होता ही नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा साइज बढ़ना कम हो जाए, कि हाइट नहीं बढ़ रही है तो ठीक है, दूसरी बात है, या वेट भी नहीं बढ़ रहा है, हाथ पांव और लंबे नहीं हो रहे हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन फिजिकली उसकी फिजिकल कंडीशन जो कल थी वो आज नहीं होती है, हमेशा उससे एक प्रोग्रेसिव स्टेप आगे होता है। तो मनुष्य हमेशा फिजिकली ग्रो करता ही रहता है, तभी तो हमारी उम्र बढ़ती है ना। तभी तो मैं पिछले साल 10 साल का था, इस साल 11 का हूं, अगले साल 14, 2 साल बाद 14 को हो जाऊं। ये उम्र तो बढ़ती है ना मनुष्य की। तो इसी तरह से मनुष्य की बुद्धि में, अपने उसके चिंतन में, मनन में ग्रोथ बहुत असेंशियल है। एक नियम है जो कि इकोनॉमिक्स का लॉ है, जो हम पढ़ा करते थे, हम कॉलेज में थे, तो कि जो चीज चेंज और ग्रो नहीं करती वो मर जाती है। Yes. वो सड़ने गलने लग जाती है। ठीक, ये लॉ है ना इकोनॉमिक्स का। Yes, yes, very तो true. हम जब ये समझते हैं, हम इकोनॉमिक्स में तो समझते हैं, लेकिन अपने चिंतन में, मनन में, बुद्धि में हम ये चीज नहीं डाल सकते हैं। ये तो 100% सच्ची बात है कि जो भी चीज अगर आपकी बुद्धि ग्रो नहीं करती तो बुद्धि जो है वो सड़न की तरफ चलने लग जाती है, उसका पतन होना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको सही रास्ते पे नहीं लगाएंगे तो बुरे रास्ते पर तो लगेगी ही लगेगी। स्लिप करना, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि आकर्षणों की तरफ स्लिप करना बहुत आसान होता है और सब स्लिप करते ही रहते हैं, उसको रोकने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यही बात है
कि अगर हमको अपनी बुद्धि को सही रास्ते पे लगाना है, कि आप एक्सरसाइजेस शुरू करके देखिए। अगर आपने कभी भी जिंदगी में कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की है तो कल से करना शुरू करिए। बहुत मुश्किल लगेगा, लगेगा कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, सारे शरीर में दर्द हो रही है, आई कैन नॉट डू इट, आई कांट मूव माई बॉडी। कोई भी अच्छी चीज, कोई भी डिसिप्लिन को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बुरा काम, एक प्याला दारू का पकड़ के पीजिए, देखिए क्या मजा आ जाता है। फिर रोज लगेगा कि एवरीडे पीना शुरू कर दूं। बहुत आसानी से होता है बुरा काम। सही काम बहुत मुश्किल और बुरा काम बहुत आसान। भगवान कृष्ण इसको समझाते हैं ना गीता में। यही आकर्षण है जो सारे के सारे लोग स्लिप करते रहते हैं, स्लिप करते जाते हैं। क्यों स्लिप करते हैं? क्योंकि बहुत इजी होता है बुरे कामों की तरफ चलना। यही मैं बता रहा हूं कि अगर आप इसको ग्रो की तरफ नहीं लेके जाएंगे, अगर आप इसको प्रोग्रेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, तो ये जरूरी बात है कि ये सड़न की तरफ जाएगा, डिग्रेशन की तरफ जाएगा। ये यू ओ इट टू योरसेल्फ कि मुझे पतन नहीं चाहिए। बताइए बताइए इंदिरा जी। इसके साथ एक सवाल उठता है एकाग्रता का। जी वो मैं सोच रही थी कि मेरे को। बोलिए। हाँ बताइए। नहीं आप बोलिए, क्या बोल रही हैं? कि एकाग्रता में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वही बात है ना सारी, एकाग्रता में तो बहुत मेहनत करनी ही पड़ती है, तभी तो मन भटकता रहता है ना। मन का तो काम ही है भटकना, उसको एकाग्र करने में बहुत मेहनत लगती है। यही तो सारा पूरा का पूरा कब छटक जाता है वही नहीं पता चलता है। हाँ, पूरा का पूरा चैप्टर भगवान कृष्ण ने लगा दिया मन के ऊपर, एकाग्रता के ऊपर, कि कछुए की तरह अपने आप को अंदर निचोड़ो, वरना मुश्किल हो जाएगी, कर ही नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। मन तो भटकता ही रहेगा, मन का तो काम ही है भटकना। हाँ, कभी छटक जाता है, अपने हाथ से पता ही नहीं चलता है। आप मेडिटेशन में बैठिए, मैं प्रेयर्स में बैठता हूँ, मेडिटेशन में अगर बैठता हूँ तो उसमें भी मन जो है इधर उधर भटकता रहता है। हाँ। अगर और कुछ नहीं होता तो उसको अपनी रूटीन ही याद आने लग जाती है कि इसके बाद मेरे को ये काम करना है, फिर उसके बाद इससे मिलना है, उसके बाद ये मीटिंग करनी है, सब चीजें एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे चलती हैं जैसे कि आपका एजेंडा सामने खुल गया कि बहुत ही जरूरी चीजें हैं। जो मन करने को के लिए बैठते हो तो छूट जाता है। फिर धक्का मारना पड़ता है मन को कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई। हाँ, स्टॉप इट। ये एकाग्रता बहुत मुश्किल चीज होती है। हर एक चीज देखिए, जो भी अच्छी चीजें हैं दुनिया की, जो भी साधु वस्तु है, अच्छी वस्तु है, उसको पाने में कठिनाई होती है, मुश्किल होता है, मेहनत करनी पड़ती है। और गंदी और बेकार की चीजों को अडॉप्ट करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बताते हैं ना, यही तो भगवान कृष्ण बताते हैं। तभी तो वो कहते हैं कि ये इट इज वेरी इजी टू अडेप्ट एंड स्लिप, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्ट्रेन एंड डिसिप्लिन योरसेल्फ। सो यही बात है सारी की सारी, यही यू ओ इट टू योरसेल्फ है कि आप ओ करते हैं अपने आप को कि मैं किस तरह से अपने आप को इंप्रूव करूं और कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करूं। जो फिजिकल काम करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं या भाग करते हैं, वो उनको पता होता है कि मैं अगर 2 दिन नहीं भागूंगा तो मेरा शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा। आई हैव टू डू इट, आई ओ इट टू माई सेल्फ। बिल्कुल वही हाल है, वही बौद्धिक है, वही मानसिक है, सबका वही हाल है। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। श्वेता जी कुछ और? एक बार छूट जाता है। हाँ कहिए। एक बार छूट जाता है तो फिर दूसरी बार छूट जाता है, फिर तीसरी बार छूट जाता है। हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना पकड़ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है पकड़ना। हाँ श्वेता जी बताइए, कुछ और बोलेंगे इसके बारे में या मैं आगे चलूं? नहीं सर, वेल सेड, वी कैन गो अहेड। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। और मैंने आज का सब्जेक्ट पीयूष कैन यू हमको छौंका हुआ मुड़ी वो घर का बना हुआ, बाजार का नहीं। पीयूष कैन यू अलाउ मी इन, क्योंकि मैं लैपटॉप से लॉग इन कर रही हूँ दोबारा से। ठीक है, ओके ओके। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर से। आज मैंने सब्जेक्ट पिक किया था गुरु के ऊपर। मैंने गुरु के ऊपर पहले भी बात की हुई है और ये मैंने
गीता के दौरान भी की है इस पे बात, और अब फिर करूंगा। अब अभी तक वैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है मुझे कि गीता पर प्रवचन स्टार्ट करें। मैं अभी तक उसकी डेट डिक्लेयर नहीं कर पाया हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अभी तक मुझे अपनी शेल्फ्स में से मैं अभी तक एक्सेस करके गीता के नोट्स और अपनी किताबें निकाल नहीं पाया हूँ। अगर आप में से कोई टोरंटो में रहते हैं और आके मुझे हेल्प करना चाहते हैं वॉलंटियर करके, तो कर सकते हैं, वरना मुझे तो थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, जब तक आई हैव टू कीप रिक्वेस्टिंग माय सन टू डू इट फॉर मी। तो जब करेगा, जब उसका मूड होगा। एनीवे, आज मैंने सब्जेक्ट एक गुरु के ऊपर पिक किया था। तो गुरु के ऊपर मैंने गीता के दौरान भी बात की थी, क्योंकि भगवान कृष्ण इसकी चर्चा करते हैं। और एक बात और याद करूं कि हमने शायद मुंडक उपनिषद जब लास्ट टाइम किया था, तो मुंडक उपनिषद के दौरान भी हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी, क्योंकि मुंडक में शुरू में ही ये चर्चा आती है कि 6 अलग-अलग ऋषि जो हैं, वो अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए फलाने ऋषि के यहाँ आते हैं, जो कि उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, और वो उसको गुरु मानकर अपने हाथों में उसकी सेवा का सामान, सामग्री लेके आते हैं और डेडिकेटेड करके बैठते हैं कि मैं आपके पास इतने दिन के लिए, इतने साल के लिए, इतने महीनों के लिए बैठ रहा हूँ। और वो सेमेस्टर वाइज कोर्स को अटेंड करते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट सीखने के लिए सेमेस्टर अटेंड करने हैं। ये हमने मुंडक उपनिषद में देखा था। उसके पहले भी एक उपनिषद में देखा था, तो कठ उपनिषद में। तो ये चीजें हमने पहले उपनिषद में भी देखी हैं, और मैंने गीता के दौरान भी इस पर बात की थी। आज ये पिछले हफ्ते मैं एक ऋग्वेद का मंत्र देख रहा था, तो उस मंत्र से मुझे इसकी ध्यान आ गया कि ये सब्जेक्ट पे मैं बात कर सकता हूँ। ऋग्वेद में एक मंत्र है जो कि 1:145:1 में आता है, 1:145:1 में, वो मंत्र है ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद में मंत्र आता है जो कि ये बताता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चीजें ध्यान में रख के ज्ञान की तरफ चलना चाहिए, ये बताता है ऋग्वेद का मंत्र। तो उस मंत्र पे बेस करके मैं आज की अपनी बात आरंभ करता हूँ। तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ऋग्वेद के मंत्र में, जो बताते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में कैसा क्या होना चाहिए। एक तो बड़ी बड़ी मोटी और क्लियर बात बताते हैं कि शिष्य को तो डिजर्विंग जब तक नहीं होता, वो शिष्य होता ही नहीं है। जो लायक ना हो उसको ज्ञान मत दो, क्योंकि वेस्ट होगा। जो लायक ना हो उसको ज्ञान मत दो। दूसरी बात, जिसमें श्रद्धा ना हो, जिसमें गुरु के प्रति या ज्ञान के प्रति, दोनों चीजों के प्रति श्रद्धा ना हो। आप कोई एक एकेडमिक्स का कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप कोर्स ज्वाइन करेंगे। जब तक कि आपको उस स्टडी की तरफ श्रद्धा नहीं होती, लगन नहीं होती, आप उस स्टडी के कोर्स को पूरा नहीं कर सकते। और जब तक आप वो टीचर्स और प्रोफेसर्स जो क्लासेस में आके आपको सिखा रहे हैं, उनको आप ध्यान लगा के नहीं सुनते, पूरी तरह से लगन के साथ नहीं सुनते, आप सब्जेक्ट को ग्रास्प नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें श्रद्धा में आती हैं। तो जिसमें श्रद्धा ना हो, अगर श्रद्धा नहीं है, तो उसको कभी भी शिष्य मत बनाओ। ठीक। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्रिटिकल होता है, मतलब जिसको इस चीज का शौक होता है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछता रहूं, चैलेंज करता रहूं गुरु को, मुझे पढ़ने से तो कोई मतलब नहीं है, इस गुरु के चैलेंज करता रहूं ताकि इसको मैं भटकाता रहूं। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, मीटिंग्स में भी ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं। लेकिन इन लोगों को अवॉइड करिए, इनको शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, दे आर वेस्ट ऑफ टाइम। अगला, इसी से उत्पत्ति होती है वो लोग जो कि अपने गुरुओं का अपमान करते हैं, अपमान करते हैं। हमारे इसी सेशन में ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत अपमान किया है। हमारे यहाँ पर एक टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है? जब तक मुझे तुम्हारी जरूरत है मैं तुमको यूज कर रहा हूं, जब नहीं जरूरत है उठा के फेंक दो। यह है ना एक टेंडेंसी। यही टेंडेंसी लोग गुरुओं के साथ करते हैं कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मैं तुमसे कुछ सीख रहा हूं, अब मेरा मूड नहीं है, मेरा दिल भर गया, अब इसको बेइज्जती करो। सो उसको शिक्षा मत दो, उस शिष्य को जिसके अंदर इस किस्म की टेंडेंसीज होती हैं।
तो शिष्यों की क्वालिफिकेशंस पर ये बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बियॉन्ड भी हम बातें करेंगे, जो बीच बीच में आएंगी उस पर बात करेंगे। पात्रता बहुत आवश्यकता है। पात्रता मतलब सही पात्र होना, डिजर्विंग होना, कि मैं डिजर्व करता हूं तो मुझे गुरु कुछ पढ़ाए या कुछ सिखाए। अगर मैं डिजर्व नहीं करता तो मुझको डिजायर करने का कोई हक नहीं है। आई हैव नो राइट टू डिजायर इफ आई डोंट डिजर्व। तो ये पात्रता कहते हैं इस चीज को। भगवान कृष्ण भी पात्रता शब्द ही यूज करते हैं। तो पात्रता बहुत आवश्यकता होती है। अब इस पे अगली बात करता हूं कि कैसा क्या पॉइंट्स हैं जो कि ये मंत्र बताता है जो कि गुरु के अंदर होनी चाहिए। नंबर 1 वो पूछता है कि किसको पूछा जाए। ठीक है, स पृच्छते, किसको पूछना है, वो कौन है जिसको मैं पूछूंगा। तो कोई ऐसा होना चाहिए कि जिससे मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ पूछ सकता हूं। ठीक, नंबर 1, देयर हैज टू बी समबडी हु इज अवेलेबल टू बी आस्क दैट क्वेश्चन, कि मुझे ये ज्ञान चाहिए, मैं किसको पूछूं। नंबर 2, वन हु नोज द सब्जेक्ट। नंबर 2, स जानता, मतलब जो जानता है, वो जो अपने सब्जेक्ट को जानता है। और जानने का क्या है डेफिनेशन दिया है मंत्र ने? जानने का डेफिनेशन दिया है जिसको थ्योरी, प्रैक्टिस और एप्लीकेशन तीनों पता होनी चाहिए। ठीक है, उसको थ्योरी, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन तीनों पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो तीनों नहीं समझ पाएगा तो आपको नहीं समझा पाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। थ्योरी 90% लोगों को पता होती है, प्रैक्टिस और भी 5% लोग हैं जिनको पता होती है, एप्लीकेशन रेयर होती है, बहुत रेयर होती है। मैं बहुत सालों तक मैंने सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर लोगों को कोचिंग की है, बहुत सालों तक। और मैं ये देखा करता था कि ये जितने कोच होते हैं जो लोगों को बुलाए, जो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली लोग बुलाते हैं, बड़े पैसे लेते हैं, वो बड़े मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, फीस लेते हैं, और आकर वो 90 मिनट का, 30 मिनट का, 60 मिनट का एक उनका पैकेज होता है, वो पैकेज प्रेजेंटेशन करके भाग जाते हैं। और वो उनको बड़ी बड़ी कंपनीज बुलाती हैं, सेल्स फोर्सेज अटेंड करती हैं, सब करते हैं, चलता रहता है। काफी सारे ऐसा अटेंड किए, क्योंकि हमारी सबकी कंपनीज ऐसा ऑर्गेनाइज करती हैं, तो अटेंड करना पड़ता है। मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि थ्योरी तो सबके पास है, सबके पास थ्योरी है। मैंने थ्योरीज को सारे को बगल में रख दिया और मैं अपना सारा कंसंट्रेशन ही एप्लीकेशंस पे किया करता था। जब तक आप किसी को एप्लीकेशन नहीं सिखाते, वो बंदा आगे जाके सेल्स नहीं कर सकता। थ्योरी सीख के मास्टरी हो सकती है, लेकिन वो सेल्स नहीं कर सकता। सेल्स के लिए एप्लीकेशन बहुत आवश्यक है। और मुझे ये लगता है कि हर फील्ड में यही होता होगा कि एप्लीकेशन नहीं सीखेंगे तो उसकी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मंत्र क्या कहता है? मंत्र कहता है ऐसा मनुष्य जिसके पास थ्योरी, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन तीनों की प्रॉपर मात्रा है। देखिए कितना डीप और इतना इंटेलिजेंट है हमारा जो मंत्रों का ज्ञान है। वो बिल्कुल पिन पॉइंट कर देते हैं एग्जैक्टली कि ये होना चाहिए। तो थ्योरी, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन, उसके पास जाओ, उससे पूछो जिसके पास ये तीनों हैं। अगला पॉइंट, जो समझाने वाला हो, मतलब केवल ज्ञाता नहीं हो, उसको नॉलेज है यही नहीं हो, उसको समझाना भी आता हो, कि मैं जानता तो हूं मगर मुझे समझाना नहीं आता, या मेरी बात लोग नहीं समझते। देखे है ना ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं ना, लोग जो जानते तो हैं मगर समझा नहीं पाते, या हम उनकी बातें ही नहीं समझते। तो ऐसा मनुष्य जिसको समझाना आता हो, जो समझाने वाला हो, केवल जानने वाला ना हो, जो समझाने वाला भी हो। अगला पॉइंट, कि जो खुद एक्सपीरियंस्ड भी हो। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ थ्योरी बात करता है, ऐसा नहीं है कि केवल टीचर है, उसने कभी जिंदगी में प्रैक्टिकल्स किए ही नहीं है। ऐसा हो जो कि वहां पहुंचा हुआ हो, आप्त पुरुष। क्या कहते हैं? आप्त पुरुष। आप्त जो शब्द है ना, हम यूज करते हैं ज्ञानियों के लिए, कि हाँ भाई ये ज्ञानी मनुष्य है तो ये आप्त पुरुष है। पर ये आप्त शब्द जो है ना, ये प्राप्त से निकलता है। प्राप्त वो होता है जिसने पा लिया, तो प्राप्त से आप्त। तो आप्त वो है जिसने प्राप्त पा लिया है, और प्राप्त पा लिया वही है आप्त,
जिसने ये सारा ज्ञान प्रैक्टिकली पाया हुआ है। ये वैसे आप्त शब्द में से इंग्लिश का APT एप्ट निकला हुआ है, बिल्कुल वही शब्द है, लेकिन इसका मतलब यही है कि वो पुरुष आप्त पुरुष होना चाहिए जिसके अंदर ये ज्ञान है, उसको मिला हुआ है, उसने पाया हुआ है, वो वहां पहुंचा हुआ है। He has been there, seen there, everything is there, experienced it. वो आपको आउट ऑफ बुक्स नहीं बता रहा सब कुछ, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है। अगला, जिसके पास अप्रोच किया जा सके, ऐसा गुरु होना चाहिए कि जिसको अप्रोच किया जा सके, जिसके पास जाया जा सके। ऐसा नहीं है कि जो अप्रोचेबल ही नहीं है तो सब कुछ मगर वो अप्रोचेबल नहीं है। बड़ी प्रैक्टिकल बात है। ऐसे कई लोग होते हैं दुनिया में जिनके पास ज्ञान होता है, सब होता है, मगर वो अप्रोचेबल नहीं होते। उनके पास आप नहीं जा सकते, उनके पास आप अप्रोच नहीं कर सकते, आप उनसे नहीं पूछ सकते, तो वो अप्रोचेबल नहीं होते। ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको शासन और अनुशासन का पता हो, शासन और अनुशासन इसका पता हो। अब ये शासन और अनुशासन जो है ना, ये बहुत ही डीप थॉट वाली बात है। क्यों डीप थॉट वाली बात है? कि शासन और अनुशासन, अब आप सोचना शुरू करिए कि इस पर क्या क्या आता है। एक तो पहली बात आ जाती है कि विद्या का अनुशासन, क्या कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितना अगले दिन पढ़ाना है, उसके अगले दिन क्या पढ़ाना है, 2 महीने बाद क्या पढ़ाना है, 2 साल बाद क्या पढ़ाना है, ये एक अनुशासन है ना। तो ये पहला अनुशासन विद्या का अनुशासन। फिर शब्दों का और भाषा का अनुशासन। जिसके अंदर शब्द और भाषा का अनुशासन नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगी, वो आपको प्रॉपर लैंग्वेज और वर्ड्स नहीं सिखाएगा। हालांकि अगर उसका सब्जेक्ट ग्रामर नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, मगर फिर भी भाषा और शब्दों का अनुशासन बहुत ही आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। नहीं तो अपनी बात नहीं समझा पाएगा। इसकी अगली चीज आ जाती है समय, टाइम, समय का अनुशासन, कि उसके अंदर समय का अनुशासन होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि टाइम डिसिप्लिन क्या चीज होती है, वक्त की डिसिप्लिन क्या बात होती है, क्या चीज होती है। तो उसको समय का अनुशासन आना ही चाहिए। उसकी अगली बात, ठीक है, बाकी सब बात, विद्या का अनुशासन, समय का अनुशासन, ये तो सब आ गया। लेकिन कक्षा में जब बच्चे बैठते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके ऊपर जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो फोर्स करना भी उसको आना चाहिए। तो उसके अंदर वो भी होना चाहिए कि हमने कितने बार ऐसे क्लासेस देखी हैं जिसमें टीचर पढ़ाता है और बच्चे कुछ ध्यान नहीं देते, सब गप्पे मार रहे हैं, इधर उधर की कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं ना। तो जिस टीचर के अंदर ये अनुशासन की शक्ति नहीं होती कि मैं कैसे सबको डिसिप्लिन में रखूंगा, वो पढ़ा नहीं सकता। तो वो शासन और अनुशासन, और इससे जो निकलती है बात कि वो अपने डिसाइपल्स पर, अपने स्टूडेंट्स पर शासन किस तरह करता है, कंट्रोल किस तरह करता है, कि ये करना है, ये नहीं करना, मेरी क्लास में ये कपड़े पहनने हैं, ये नहीं पहनने, ये बात करनी है तब करनी है, कब करनी है, नहीं करनी है, सारी बातें वो शासन में रखता है। और इसके बाद वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को अनुशासित जीवन की तरफ प्रेरित करता है कि अगर मैं एक डिसिप्लिन मेंटेन करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी डिसिप्लिन मेंटेन करें, कि आप जब घर जाएंगे तो 1 घंटा इस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी तरह बैठ के स्टडी करिए, पढ़ाई करिए। ये एक अनुशासन उसने इम्पोज कर दिया। अगर मैं अपने शरीर को ठीक रखता हूं, तो आप सुबह उठ के योगा करिए, योग अनुशासन करिए, योगा के ऊपर फॉलो करिए, उनको आसनों को, प्राणायाम को करिए, तो आपका शरीर ठीक रहेगा। एक योगा के टीचर के पास आप जाते हैं तो आपको एक अनुशासन सिखाता है ना, कि ये अनुशासन करना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी एक अनुशासन सिखाता है कि दवाई तो मैं दे रहा हूं, लेकिन जब तक तुम इस चीज को मेंटेन नहीं करोगे, दवाई का फायदा नहीं होगा। ये खाओगे, ये नहीं खाओगे, यहाँ जाओगे, वो नहीं करोगे। ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी बातें शासन अनुशासन के बीच में आती हैं। सारी की सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है शासन और अनुशासन। हम समझते हैं कि टीचर में बाकी क्वालिटीज तो हैं, विद्या भी बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, प्रैक्टिकल भी है, एप्लीकेशंस भी है, लेकिन शासन अनुशासन के बिना वो काम नहीं कर पाता है। तो शासन और अनुशासन, और फाइनली
जिस बात पे वेद का मंत्र चर्चा करता है वो होती है रक्षक, वो होता है चरित्र का रक्षण करने वाला। कि जो गुरु है उसका काम है कि वो अपने शिष्यों के चरित्र का रक्षण करे और उनको प्रेरणा दे, उनको प्रेरित करे। किस तरफ? उनको प्रेरित करे अच्छी बातों की तरफ, अच्छी विद्या की तरफ, प्रॉपर चरित्र निर्माण की तरफ, कि चरित्र का रक्षण कैसे होता है। कौन सा टीचर आपको क्लास में बैठ के ये सिखाता है कि गलत काम करो? वो तो नहीं सिखाता ना आपको, वो तो आपको अच्छी बातें ही सिखाता है। तो चरित्र का रक्षण तो वो आपको बता ही रहा है, चाहे वो एक्सप्रेसिवली उसको मेंशन करे या ना मेंशन करे, लेकिन उसका काम है कि वो चरित्र का रक्षण करे, और चरित्र के रक्षण के द्वारा ही वो अपने क्लास को शासित रख सकता है। तो रक्षण करना और प्रेरणा देना, तो ये बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं टुवर्ड्स द क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। तो ये मैंने आपको 7-8 पॉइंट जो हैं सिर्फ क्वालिटीज के ऊपर ही बताए हैं, ठीक है। अब जो विद्या का ग्रहण करना है, कोई भी जो है, जो टीचर के पास जाता है, जो विद्या का ग्रहण करना चाहता है, इसमें शासन अनुशासन में एक बात और मुझे ध्यान में आ गई है कि जो स्टिक है ना वो हमेशा मास्टर के हाथ में ही रहनी चाहिए। जो छड़ी है ना वो हमेशा मास्टर के हाथ में रहनी चाहिए। मतलब यही है कि शासन हमेशा ही मास्टर का ही होना चाहिए, शिष्य का नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस पर क्या है, जो विद्या है उसमें ज्ञान जब बांटा जाता है तो ज्ञान के साथ साथ, विद्या के साथ साथ सदाचार और अच्छा विचार ये साथ आ जाता है। तभी तो चरित्र और प्रेरणा की बात आई है ना, कि ज्ञान जब मिलेगा तो उसके साथ साथ ही आपको मिलेगा कि उच्च विचार क्या चीज है। वरना अगर आप उच्च विचार नहीं करेंगे, चलिए सब्जेक्टिव उच्च विचार ले लेते हैं, कि जब तक आप एक थ्योरीज पढ़ रहे हैं या क्लास के अंदर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो जब तक आपको ऊंचा थ्योरीज के ऊपर आप नहीं सोचेंगे नेक्स्ट लेवल पर, तो आप उच्च विचार उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे, तो आप क्लासरूम में भी पास नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर भी तो एक उच्च विचार की आवश्यकता पड़ती है कि नेक्स्ट लेवल पर हाई थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। तो उस उच्च विचार के साथ जब आप इस चीज को जोड़ते हैं कि किसी भी विद्या को ग्रहण करने में उच्च विचार बहुत आवश्यक पड़ जाता है। उसी तरह सदाचार, सदाचार मतलब अच्छा, अच्छा रहना। सदाचार मतलब शुभ रहना। सदाचार मतलब कि सदाचारी विचार अपने अंदर लाना या शुभ विचार अपने अंदर लाना, या मतलब गलत बातों से दूर रहना। तो सदाचार और उच्च विचार, इनका कनेक्शन हो जाता है आपस में। अब ज्ञान की वृद्धि जो होती है ना, अब इस चीज को आप कनेक्ट करके सोचिए एक मिनट, कि कभी कभी ये क्यों कहा गया है कि ब्रह्मचर्य जो होता है वो ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक होता है जब तक वो अपने स्टडीज में, पढ़ाई में बिजी है। ब्रह्मचर्य जो ब्रह्म में आचरण करता हो, ठीक, ये हो गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्म, ब्रह्म से हम क्या लेते हैं? ब्रह्म से हम परमात्मा तो लेते ही हैं, लेकिन ब्रह्म से हम लेते हैं ज्ञान, ब्रह्म से हम लेते हैं सत्य, ब्रह्म से हम लेते हैं विद्या, और ब्रह्म से हम लेते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। अगर इन सब चीजों को पालन नहीं करोगे तो ब्रह्मचारी नहीं होगे। तो ब्रह्म में जो आचरण करता है, इन सब चीजों के अंदर, इन सभी में जो आचरण करता है वो ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी को ज्ञान तभी मिलता है जब वो ब्रह्म में आचरण करता है, और जब उसको ज्ञान मिलता है तो उसके ब्रह्मचर्य की वृद्धि होती है, ठीक है ना। जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको ब्रह्मचर्य की वृद्धि होती है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसको ये पता चलता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। उसको ये पता चलता है कि मुझे अपने लाइफ में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करता है, कैसे मैं अपना रक्षण करूं, कैसे मैं अपना वीर्य का रक्षण करूं, कैसे मैं अपने गलत चीजों का रक्षण, मैं उनके में ना फंसूं, ठीक। क्योंकि जब वो ब्रह्मचारी है तो इन चीजों को अडॉप्ट कर सकता है। अगर वो ब्रह्मचारी ही नहीं है तो वो ज्ञान को, अडेप्टेबिलिटी ही उसमें नहीं आएगी, उसके ऊपर से ज्ञान फ्लो कर जाएगा, उसको उसका कोई फायदा नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ज्ञान की अडेप्टेबिलिटी के लिए ब्रह्मचर्य एकदम कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो यही कहा जाता है कि ब्रह्मचारी होते हैं उनको विद्या अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी ही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो ज्ञान का एक संपर्क ब्रह्मचर्य से बहुत डीप हो जाता है। अब आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, तो सबको पता है जो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन एक एग्जांपल और ले लीजिए कि अभी हमारा एक करियर चल रहा है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हो चुके हैं, मगर मैं अपने करियर में बिजी हूं। अब मुझे एक कोर्स करना है जो कि 1 साल तक चलेगा। अब वो 1 साल का कोर्स पढ़ाई का करने के बाद मेरे काम में मेरे को नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रेशन मिलने वाली है। ठीक है, कोई भी करियर ले लीजिए आप। अब जब मुझे वो कोर्स करना होगा तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रह्मचर्य मेरे अंदर आ जाएगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे वो ध्यान देना पड़ेगा, मुझे विद्या अध्ययन की तरफ अपना मन लगाना पड़ेगा, मन को भटकाने से रोकना पड़ेगा कि इधर उधर मत जाओ, गलत कामों को रोकना पड़ेगा, सत्य के लिए मुझे प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, विद्या अध्ययन की तरफ मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगन लगानी पड़ेगी। सब बातें आ जाएंगी ना। भटकना बंद करना पड़ेगा, पार्टीज बंद हो जाएंगी थोड़े दिनों के लिए, क्या आई कांट गो अराउंड हियर एंड देयर, क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो ये ब्रह्मचर्य विद्या के साथ बहुत डीपली अटैच्ड होता है। ब्रह्मचर्य और ज्ञान ये रिलेटेड है। ज्ञान प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का होना बहुत आवश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और ज्ञान की प्राप्ति होने से ज्ञान की वृद्धि नहीं होती, और ज्ञान की वृद्धि होती है, ब्रह्मचर्य की भी वृद्धि होती है। ये इस तरह से एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। दूसरी चीज ये है कि ब्रह्मचर्य के साथ साथ ये भी समझ में आ जाता है कि मुझे अपने शरीर का भी रक्षण करना है। शरीर का रक्षण नहीं करूंगा तो मैं विद्या और ज्ञान का प्राप्ति अडेप्टेशन नहीं कर पाता, क्योंकि शरीर ठीक नहीं रहेगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, कोई विद्या नहीं मिलेगी। तो साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड, ये कहा जाता है ना, अ साउंड माइंड इज इन अ साउंड बॉडी। तो जब तक शरीर ठीक नहीं होगा तब तक विद्या का अध्ययन या विद्या ज्ञान का प्राप्ति नहीं होगी। तो शरीर को ठीक रखना पड़ेगा। ये एक और ब्रह्मचर्य का सब्जेक्ट सामने खड़ा हो जाता है कि हमें किस तरह से अपने आप को फिजिकली प्रॉपर रखना पड़ेगा ताकि मैं ज्ञान और विद्या को प्राप्त कर पाऊं, वरना मैं ज्ञान और विद्या को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी एक ब्रह्मचर्य का एंगल आ जाता है, जो कि इसमें आ जाता है कि वी हैव टू फॉलो इट। डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन आ जाता है उसमें भी कि एक डिसिप्लिन को फॉलो ही करना पड़ेगा, वरना ये अटेंड नहीं हो सकेगा। अब सुबह 8 बजे या सुबह 6 बजे या सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरे को क्लास अटेंड करनी है, तो मैं शाम को ज्यादा इधर उधर घूम नहीं सकता, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो आ गई ना एक डिसिप्लिन। और जहां डिसिप्लिन आएगी वहां पता चलेगा मुझे शरीर भी अच्छा प्रॉपर मेंटेन करना है। शरीर मेंटेन नहीं करूंगा तो मैं डिसिप्लिन से काम नहीं कर पाऊंगा, विद्या ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। हर जगह ये आ जाती है बात, चाहे वो किसी भी किस्म की बात हो, किसी भी किस्म की विद्या हो, किसी भी किस्म का अध्ययन हो, किसी भी किस्म का ज्ञान हो। चाहे हम उपनिषद पढ़ने के लिए ऋषि के पास जा रहे हैं, और चाहे हम एक कोर्स करने के लिए कोई छोटा सा 6 महीने का कोर्स अटेंड कर रहे हैं, चाहे जो भी, हर एक जगह इस चीज की वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी किस चीज की? डिसिप्लिन की। किस बात की? ब्रह्मचर्य किसका है? ब्रह्मचर्य शिष्य का है, लेकिन बहुत हाई लेवल तक डिसिप्लिन गुरु के ऊपर इंपैक्ट करती है, उसके ऊपर भी अप्लाई करती है। अगर गुरु भी अपना ब्रह्मचर्य, अपनी डिसिप्लिन ना मेंटेन करे तो वो पढ़ा नहीं सकता, वो नहीं पढ़ा सकता। तो ब्रह्मचर्य जो है वो दोनों तरफ की बात है, गुरु की भी, शिष्य के भी। डिग्री कहाँ ज्यादा है इस पर सब जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों की बात है कि दोनों को ही इस बात को फॉलो करना पड़ेगा कि किसके अंदर क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। दूसरी बात कि गुरु का एक फर्ज बन जाता है, जो भी टीचर होता है, जो गुरु होता है, उसका एक ड्यूटी बन जाती है कि वो दुर्गुणों को शोषित कर रहा है, दुर्गुणों को हटा रहा है।
और सद्गुणों को बढ़ा रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, मेरा काम है कि तुम्हारे को मैं अज्ञान और अंधेरे में से बाहर निकालूं, तुमको मैं तुम्हारा धर्म समझाऊं कि धर्म क्या होता है। वो दुर्गुण में से बाहर निकालते हैं, शोषित कर रहे हैं, खींच के उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो दुर्गुणों से वो बाहर निकालता है और गुणों को पोषित करता है, पालता है। वो बताता है कि गुण कौन सा है जो चेतन मन में, विद्या में, ज्ञान में डालना है और शरीर में डालना है। शरीर से भी जो दुर्गुण है उनको भी हटाना है, मन से भी हटाना है, विद्या और चेतन से भी हटाना है। इसी से मनीषी की वृद्धि होती है, ठीक है ना। इंटेलिजेंस की जो इंक्रीज होती है वो इसी से होती है कि हम किस तरह से अपने दुर्गुणों को अपना दूर करेंगे। तो यही भगवान कहते हैं कि मेरी ड्यूटी है कि मैं तुमको दुर्गुणों से दूर निकालूं और तुमको अच्छे गुणों को, सद्गुणों की तरफ तुमको लेके चलूं। तो मैं जब तुमको दुर्गुणों से दूर निकाल रहा हूं, तो जब मैं तुमको धर्म समझा रहा हूं, तो मैं साथ ये भी समझा रहा हूं कि अधर्म क्या है। जब मैं तुमको कर्म समझाता हूं, तो उसके साथ साथ सकाम और निष्काम कर्म के साथ साथ बुरा दुर्कर्म भी समझाता हूं कि वो क्या है, सो दैट देयर इज नो एम्बिग्विटी इन योर माइंड। आपको इस चीज की कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है। बड़ी क्लियर डिमार्केटिंग लाइन होनी चाहिए, ग्रे फील्ड्स नहीं होने चाहिए। ये सोसाइटी के अंदर जो ग्रे फील्ड्स हैं वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं आज, कि कोई भी अच्छा बुरा नहीं है, आप जजमेंटल मत होइए, ये अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन ये हम कह सकते हैं, सोशली करेक्ट हो सकता है, पॉलिटिकली करेक्ट हो सकता है, मगर ये है नहीं। जब ये है नहीं तो हमको ये पता है कि लाइन कहाँ खींचनी है। बड़ी क्लियरली इसको गीता में बताया गया है कि लाइन कहाँ खींचनी है। अगर हमने वो लाइन खींचने वाली बात गीता की बचपन से, छुटपन से, अपने देश की आजादी के समय से पढ़ी होती, तो आज हमारा देश कहीं का कहीं गया होता। जो तकलीफें हम फेस कर रहे हैं, कोई फेस नहीं कर रहे होते, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं फेस कर रहे हो। सारा का सारा देश, सारा का सारा देश दुष्चरित्र हुआ है। कैसे होता कि हमारा देश दुष्चरित्र ना होता। हर मनुष्य की एक वैल्यू है ना। जहां जाइए आप करप्शन से जिसको मर्जी खरीद लीजिए, जिस मर्जी पोस्ट पे बैठा है, जितना मर्जी ज्ञानी है, जितना मर्जी पढ़ा हुआ है, उसकी एक रकम से आप वैल्यू आंक सकते हैं कि इसको 10 करोड़ दीजिए, उसको 50 करोड़ दीजिए, ये लुढ़क जाएगा। क्यों है? क्योंकि दुष्चरित्र है, क्योंकि चरित्र निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेरणा ही नहीं जागी, हमारे अंदर वो गुरु का काम नहीं हुआ, हमको विद्या उस तरह की नहीं मिली कि जो होनी चाहिए थी। प्रैक्टिकल ज्ञान तो हमको बहुत आ गया। हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो सारी दुनिया में उनका नाम है, टॉप ग्रेड के हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं सारी दुनिया में उनका नाम है, डॉक्टर्स सारी दुनिया में उनका नाम है, टॉप ग्रेड के डॉक्टर्स है सारी दुनिया में। मगर चरित्र कहाँ है? चरित्र कहाँ है? क्यों चरित्र का निर्माण नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो शिक्षा, अध्ययन प्रॉपर नहीं था। कहाँ लाइन खींचनी चाहिए, सीमा रेखा कौन सी होनी चाहिए, ये हमने कभी जीवन में नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा कि जो लक्ष्मण रेखा है उसके पार जाते ही हमको रावण लेके उड़ जाएगा, कि जैसे ही हम लक्ष्मण रेखा के उस तरफ अपना पांव देंगे, हमको असुर शक्ति, राक्षसी शक्ति अपनी ओर खींच लेगी। यही है वो डिमार्केटिंग लाइन, यही है वो एक लाइन जो हमको भगवान राम ने सिखाई थी, और यही लाइन है जो हमको भगवत गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं। बिल्कुल वही। तो अधर्म क्या है और धर्म क्या है, और ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, और इसके बाद मुझे समझने के बाद लाइन कहाँ खींचनी है, वेयर डू आई नीड टू ड्रॉ लाइन, ये काम है गुरु का। ये गुरु समझाता है कि यहाँ पर तुमको चरित्र निर्माण की आवश्यकता है, शरीर निर्माण की आवश्यकता है, जैसे कि बुद्धि निर्माण की, विद्या निर्माण की आवश्यकता है, उसी तरह से डिसिप्लिन की, ब्रह्मचर्य की, शरीर की, चरित्र की, आचरण की, सद्बुद्धि की, सद्विचार की, हर चीज की आवश्यकता है। तो गुरु
उसके पॉइंट्स मैंने आपको बताया 1 2 3 4 करके, और पॉइंट्स के बाद मैंने आपको ये बताया कि किसको गुरु समझना चाहिए या गुरु में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब अगर आप सोसाइटी में घूमेंगे, देश में घूमेंगे और आप कहेंगे कि ये फलाने गुरुजी को मैं मिला था, फलाने गुरुजी को मैं मिला था, इस गुरुजी को, उस गुरुजी को मिला था, कितने खरे उतरते हैं इस पर? इस बात पर कितने हैं जो खरे उतर सकते हैं? कभी सोचा है आपने? अगर सोचने बैठेंगे ना तो 99.9% लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। 99.9% लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। यूं ही किसी के चरण स्पर्श करने मत जाइए। जो अपने आप को महान गुरु बताते हैं और जो कहते हैं हम तो इतने बड़े गुरु हैं, हम तो ये हैं वो बताते हैं अपने आप को, मगर उनके ऊपर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते। अगर ये 1 2 3 4 5 6 कर आप प्रिंसिपल्स उसके नोट करके बताएंगे कि ये होने चाहिए, ये अप्लाई नहीं है। और ये तो ऋग्वेद का मंत्र है ना, ऋग्वेद का मंत्र है। अब इसी मंत्र के ऊपर ही तो भगवान कृष्ण ने इलेबोरेट करके अपनी बात समझाई है, जो उन्होंने गीता में समझाई है कि मैं किस तरह तुम्हारा गुरु हूं। उन्होंने अर्जुन को पूरा डिटेल में बताया है सारा कुछ। तो ये बात है, हमको अपनी सोसाइटी में अपने लिए ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगर हम इस ज्ञान को फॉलो करते हैं तो हम उल्टे सीधे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ते। हमको पता होता है कि किसके ज्ञान को समझना है, किसको नहीं समझना, और हमको ये भी समझ में आ जाता है कि हम इसके लायक हैं कि नहीं है, और हमको लायक कैसे बनना है, हमें पात्रता कैसी आनी चाहिए, हम शिष्य कैसे बने। तो ये दोनों तरफ की खरी बातें ये मंत्र समझाता है। अब इस पर और डिस्कशन थोड़ी सी कल करूंगा। आज क्वेश्चंस पूछ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन अभी तक कोई क्वेश्चन आए हो तो। सुनील जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने मेरे को शायद वो व्हाट्सएप में भेज दिया है, मैं कोशिश करता हूं कि उसको व्हाट्सएप से रिट्राइव करके पूछूं। अगर सुनील जी बैठे हैं तो पूछ सकते हैं मेरे से। नहीं, बाली जी ने प्रश्न पूछा, सॉरी। आई डोंट थिंक मेनी पीपल, ओ ये किसी और चीज के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ और चीज पोस्ट हुई है जिसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये कुछ और चीज पोस्ट हुई है व्हाट्सएप में जिसके बारे में बाली जी पूछ रहे हैं। मगर खैर, मेरे सब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी किसी को बोलना। हाँ श्वेता जी पूछिए, क्या पूछेंगी? नहीं आपने इनका सुनील का नाम लिया ना, उनकी नहीं वो बाली जी का है, सुनील जी का नहीं है मैसेज, सॉरी। अच्छा सर, मुझे ये एक ऐसे ही आप बहुत ही अच्छा, मतलब गुरु का हमने बहुत बार बहुत जगह पे पढ़ा है, बहुत लोगों से सुना है, बट जिस तरीके से पॉइंटर्स में आपने एक एक चीज बताए, लाइक इट्स लाइक आई ओपनर था। हमेशा से रहा है आपका सेशन, बट दिस वाज अगेन इट वाज लाइक ग्रेट इन्फॉर्मेशन। तो सर, ये जो शासन और अनुशासन की आपने जो बताया कि वो गुरु का ही होना चाहिए, बट आजकल के जो मॉडर्न एजुकेशन हो रहा है इसमें मैं वहीं पे कभी कभी आई हैव फेल्ड सो मेनी टाइम्स, मतलब बेटे का स्कूल है, मैं पेरेंट्स ग्रुप में है, तो टीचर्स के लिए मुझे लगता है कि कितना डिफिकल्ट है। आज आप बच्चे से थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं। हाउ डेयर शी स्कोल्डेड माय चाइल्ड, ऐसा नहीं बोल सकते हैं या करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे मॉडर्न एजुकेशन में तो ये डिसिप्लिन का मतलब ही चेंज हो गया। हर चीज को बच्चे को प्यार से समझाओ, बच्चे को ऐसे नहीं बोलो। तो वेयर टू लाइक, कैसे कहाँ पे यहाँ डिसिप्लिन का कैसे हम बच्चों में करेंगे? मैं इस पे ये समझता हूँ, बट आई मे नॉट बी द फाइनल वर्ड, बट मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सोसाइटीज जा रही हैं, और इस प्रोसेस के थ्रू जाकर वो एक परफेक्शन की तरफ जाएंगी या एक सॉल्यूशन निकालेंगी। तो उनको पता चलेगा कि हमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमारे जमाने में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे जन्म में तो हर टीचर हमको पीटता था, ठीक है, हर टीचर हमको जब दिल करता था पीट देता था। तो हमारे जमाने में तो ये होता था। लेकिन आज किसी बच्चे के ऊपर कोई टीचर हाथ तो उठा ही नहीं सकता, माँ बाप भी नहीं उठा सकते, टीचर भी नहीं उठा सकते। तो जब ये चीजें हमारी सोसाइटी में आ गई हैं, और दूसरी चीज कि आप डांट भी नहीं सकते, हमारे तो टीचर्स गाली गलौज भी किया करते थे, तो अब तो आप डांट भी नहीं सकते। तो जब ये सोसाइटी के अंदर बातें आ रही हैं तो ये हमको समझ में आ रहा है कि देखिए, एक जगह ध्यान नहीं आ रहा कहां पर मैंने पढ़ा था, किसी एक वेद मंत्र के अंदर, कि जो गुरुकुल होता है जब उसमें बच्चा जाता है तो जो गुरुकुल का गुरु है और गुरु पत्नी है वो बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। कि जब तक गुरु के पास बच्चा जाएगा, जैसे बच्चा अपने माँ बाप के पास था और अब वो गुरुकुल चला गया,
उसकी इतने साल की उम्र हो गई, 6 साल की, 8 साल की, 5 साल की, जो भी है उम्र में गुरुकुल चला गया। अब वो अगले 10 साल 12 साल गुरुकुल में ही रहेगा और वहीं पढ़ाई करेगा। तो गुरुकुल के जो गुरु हैं और गुरु माता हैं वो उसके माता पिता बन जाते हैं, और जिस तरह का स्नेह और जिस तरह का पालन माता पिता देते हैं वही गुरुकुल और गुरु माता और गुरु देंगे। तो अगर ये हमने उसमें कहा था कि वो उसी किस्म का स्नेह और प्रेम देंगे, तो इसका मतलब है कि वहां भी स्नेह और प्रेम की इंपॉर्टेंस है, और वही हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं आज के स्कूलों में कि स्नेह और प्रेम के साथ पढ़ाओ बच्चों को। आपको डांटने मारने की जरूरत नहीं है, स्नेह से और प्रेम से पढ़ाइए। तो ये मेरे को लग रहा है कि प्रोसेस है, और हमारी सोसाइटीज कहीं ना कहीं जाकर इसमें एक परफेक्ट उसमें आई जाएंगी या नियर परफेक्ट पर आई जाएंगी कि ऐसा ही फॉलो करो। ठीक है ना श्वेता जी? हाँ जी। ये प्रोसेस है, अब इसको तो करना ही पड़ेगा फॉलो। जी। और पीयूष जी, उस टाइम जैसे आप गुरुकुल की बात कर रहे हैं, उस टाइम मतलब बच्चों में भी और फिर माता पिता भी जब बच्चों को भेजते हैं गुरुकुल, तो वो उस मतलब एक गुरु के लिए, गुरु माता के लिए एक विश्वास और श्रद्धा और होता था। अब आजकल टीचर्स के लिए वो श्रद्धा नहीं है। हाँ, यही प्रॉब्लम है मतलब ना, हमने बच्चों को सिखाया नहीं है ना कि श्रद्धा रखो। हाँ जी, हाँ। हमने नहीं हम मतलब सिखाया। ये नहीं कहा जाता कि भी आपका टीचर जो बताएगा वो ठीक ही कहेगा, बस टीचर की बात सुनो। नहीं, कई बार टीचर डिजर्विंग भी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी, टीचर डिजर्व भी नहीं करते लेकिन ये हैं। दोनों तरफ की बातें हैं ना। देखिए, बात ये है कि जब तक कि मनुष्य में श्रद्धा नहीं होती वो सीख नहीं सकता। ठीक है ना? कि जब जी। तक कि शिष्य के अंदर श्रद्धा नहीं होगी वो सब्जेक्ट को अडॉप्ट करके ग्रास्प करके नहीं आएगा, वो तो ऊपर ऊपर से चला जाएगा उसके। तो श्रद्धा तो बहुत आवश्यक होती है। तो अब वो ये दूसरी बात हो सकती है कि श्रद्धा सब्जेक्ट की तरफ, ज्ञान की तरफ ज्यादा हो जाए और टीचर की तरफ कम हो जाए। ये थोड़ी प्रैक्टिकल इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं होती तब तक सीख नहीं सकते हैं। नहीं सीख सकते हैं। हम्म। जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और प्रश्न, कोई और बात? पीयूष जी, हाँ रवि, हाँ केतु जी बताइए। प्राचीन काल में क्या ऐसा सच था कि शिष्य को गुरु चुनते थे और नहीं कि गुरु को शिष्य चुनते थे, क्योंकि शिष्य में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो 5 गुरुओं को कंपेयर करके बोले कि नहीं यही मेरा गुरु है। नहीं, बिल्कुल तो सच बात है कि शिष्य को गुरु सेलेक्ट किया करते थे कि ये डिजर्विंग शिष्य है, ये नहीं है। लेकिन वो फिर देखिए ऐसा होता है कि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें सिलेक्शन का उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पर वो ज्यादा स्पेशलाइज सेक्शंस आ जाते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, वो अगले लेवल पे। देखिए, मैं एक एग्जांपल यूज करता हूं कि द्रोणाचार्य ने तो किसी शिष्य को सेलेक्ट नहीं किया था। द्रोणाचार्य के पास तो शिष्य भेज दिए गए थे कि राजा ने बोला कि तुमको मैं तनख्वाह देता हूं, तुम मेरे यहाँ गुरु का काम करते हो, तुम मेरे इन सब बच्चों को एक साथ पढ़ाओ। करेक्ट? वहां तो कोई सिलेक्शन था नहीं, सिलेक्शन भी नहीं था और शासन अनुशासन भी नहीं था। क्योंकि द्रोणाचार्य ने अपने बच्चों को क्या सिखाया? उन्होंने दुर्योधन को जो सिखाया और उन्होंने दुशासन को जो सिखाया, तो वो सामने जाके सारा गलत ही गलत सामने आया। तो ये उनके पास तो शासन अनुशासन भी नहीं था। उनके पास युधिष्ठिर जो धर्मराज माना जाता है उसने भी ये सीखा कि जुआ खेलो। तो ये शासन और अनुशासन तो द्रोणाचार्य के पास कुछ था नहीं, सिलेक्शन भी उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन ये बहुत छोटी उम्र में गुरुकुलों में तो सिलेक्शन उस तरह नहीं होती कि नहीं करनी है हमको। लेकिन जब स्पेशलाइज्ड कोर्सेज या बड़े लेवल के कोर्सेज होते हैं तो सिलेक्शन हो जाती है कि हाँ हमको सेलेक्ट करना है कि हमारे लिए ये सूटेबल है, शिष्य है, ये नहीं है। क्योंकि हर जगह दुनिया में प्री क्वालिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं, हर जगह होते हैं दुनिया में। वही प्री क्वालिफिकेशन एग्जाम तब भी होते थे, वहीं से हमने लिया हुआ है, सब बांटा हुआ है। ठीक है ना? ठीक है। जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और कमेंट? तो कल इस पे कैरी ऑन करें और कल कुछ और सब्जेक्ट भी पिकअप कर लूंगा। ठीक है ना? तो कल ज्वाइन करिए सब मेरे को, और थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सवाल पूछना था। हाँ हाँ मैं थोड़ी सोच में गई थी क्योंकि मैंने जब पीएचडी किया तब मैंने जो इंडिया में ऑफ कोर्स जो उस लेवल पे पॉलिटिक्स देखा,
कैसे पीएचडी के जो हम निबंध लिखते थे, रिपोर्ट लिखते थे, उसके ऊपर गुरु अपना नाम डालना चाहता था। बहुत गंदी पॉलिटिक्स हमने देखी है और चलती ही है वहां पे। तो ये कोई नकार नहीं सकता, ये तो फैक्ट है। तो वो भी गुरु का ही एक माहौल है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या गुरु की भी ऐसी कोई मजबूरी है कि जिसके लिए वो अपने प्रिंसिपल को इस तरह से तोड़ देता है, वो प्रिंसिपल को नहीं रख सकता? तो ये होता है क्या? ऐसे क्यों होता है? ये क्यों पोल्यूटेड एनवायरनमेंट बन गया हमारी? देखिए, मैंने वही कहा ना आपको, चरित्र निर्माण की कमी है ना। हर फील्ड में ही चरित्र कॉम्प्रोमाइज है ना, हर फील्ड में। तो ये चरित्र के कॉम्प्रोमाइज होना ही यही है कि हमारी सोसाइटी में चरित्र नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हमने चरित्र की विद्या सोसाइटी में दी ही नहीं। हमने ऐसे बहुत सारे टीचर्स, लोग, अध्यापक देखे होंगे जो कि बहुत ज्यादा गरीबी में या बहुत लिमिटेड लाइफ के स्टाइल में जीते हैं और फिर भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, देखे हैं ना, जिनकी लाइफ की डिमांड्स बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। लेकिन ऐसे भी टीचर्स देखे हैं जो कि एंडलेस, जिनको कोई भूख की कोई कमी नहीं होती। तो ये सारी बातें वही बातें हैं ना जो मैंने शुरू में आपसे कही कि हमने ये सिस्टम्स ही अडॉप्ट कर लिए कि हमने कोई चरित्र का निर्माण ही नहीं किया। अगर चरित्र का निर्माण करें तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप आप ऑपरेशन थिएटर में बैठे हैं और एडमिटेड होने के बाद डॉक्टर बाहर आके कहता है इतने पैसे और लगेंगे वरना मैं ठीक नहीं कर सकता। होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि वो चरित्र की कमी। क्यों आपको किसी भी अपने जिसके साथ आप थ्योरी सबमिट कर रहे हो पीएचडी की, जो आपका गाइड है, जो आपका लीडर है, उसमें रिसर्चर है जो आपके साथ, क्यों उससे कंप्लेन है आपको? क्योंकि उसमें चरित्र की कमी है। वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर रहा। जब वो ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर रहा, उसका मतलब ही है कि चरित्र निर्माण की कमी है। और ये चरित्र निर्माण की कमी ही हमने सारी सोसाइटी के अंदर भर दी है। यही हमारी प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है। इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि हमने विद्या प्रॉपर अपने देश में दी ही नहीं। उसी के कारण ये प्रॉब्लम है। अगर हमने शुरू से ही प्रॉपर विद्या दी होती 1947 से ही, कि हमने नया देश शुरू किया है, हमको विद्या इस तरह की देनी है कि अंग्रेजों ने जो सिखाया था उसको भूल जाओ, और जो विद्या हम देना चाहते हैं उसको इस तरह अडेप्ट करो। ठीक है, भाषा सीखनी बहुत अच्छी होती है, लेकिन विद्या तो हम अपनी तरीके से सिखा सकते थे। हमने नहीं किया तो सारा देश ही चरित्रहीन हो गया है। सभी चरित्रहीन। एकदम सही। किस तरह से सारी की सारी सोसाइटी, सारा देश चरित्रहीन हो जाता है। और पेड़ से उसका सोल्यूशन निकालना इतना मुश्किल दिखाई देता है, रोने को आता है जब सिचुएशन देखते हैं। और स्पेशली लेडीज को आप देखेंगे रिसर्च फील्ड में बहुत बुरी हालत है। हाँ, बिल्कुल सच बात है, क्योंकि उनको चरित्रहीनता का दूसरा एक बहुत विभत्स रूप फेस करना पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। मैं समझता हूँ इस बात को, मैं इस बात को 100% समझता हूँ। मुझको एक बहुत अच्छी नामी सिंगर ने बताया था कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में गाना नहीं गा सकती जब तक स्टेशन डायरेक्टर के साथ मेरे को गलत काम नहीं करना पड़ता था। ये मुझे बताया था। ये देखिए, ये चरित्रहीनता की सीमा है। लेकिन पेश जी, वो तो आपने बताया एक आर्ट फील्ड का, मैं बात कर रही हूँ वो प्योर साइंस, एक एकेडमिक फील्ड, एकेडमिक में एकदम सब जगह एक ही हाल है ना। चरित्रहीनता तो एक ही है ना, इधर इस रूप में निकलती है, उस रूप में निकलती है, बात तो एक ही है ना। क्योंकि हमने अपनी विद्या के तरीकों पर हमने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया देश ने। और ये आप ठीक बोल रही हैं, इतने आगे निकल चुके हैं कि इसका करेक्शन बहुत मुश्किल है, लेकिन होगा आस्ते होगा। मुझे कहीं लगा कि ये मुझे दुनिया के सामने इस प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है। पहले मैं सोच रही थी मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन ये छुपा के भी हम कितने साल जीने वाले हैं सबको तो मालूम है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। लोग बोलने को तैयार नहीं होते, बिकॉज लोग बोलेंगे तो उनकी निंदा होगी, उनको शन कर देंगे सोसाइटी में, बिकॉज ज्यादा मेजॉरिटी ही उन लोगों की है। तो आप करोगे क्या? आप क्या करोगे? आप मीडिया देखिए, कितना चरित्रहीन मीडिया है हमारा, पूरी तरह से चरित्रहीन मीडिया है हमारे देश का।
सारे देशों का, यहाँ का भी वही हाल है। बराबर। और मोदी जी का लेक्चर भी यही था, ठीक है, इस भ्रष्टाचार पर ही वाज एड्रेसिंग होल आईएएस कैडर। हाँ, तो दैट इज द How- प्रॉब्लम ना, यही तो प्रॉब्लम, Yes, इसी चीज को तो वो yes. एड्रेस करना चाहते हैं, वो भी इसी चीज को एड्रेस करना चाहते हैं। हम्म, गिने चुने ही लोग मिलते हैं हमको जो कि इस तरह के चरित्रवान होते हैं और जो इस चीज के ऊपर उनको जो फील करते हैं इस पेन को और बताना चाहते हैं। एक मतलब पीयूष जी, जी, ये कहाँ से बदल गया सारा कि माँ बाप को बच्चों से एक्सेप्टेंस चाहिए, टीचर्स को बच्चों से एक्सेप्टेंस चाहिए, एंड इट बिकम्स एन अपीजमेंट पॉलिसी। ये हमने सारा कुछ बिगाड़ दिया है ना, हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है ना बच्चों को, ये समझा दिया है कि तुम्हारे अधिकार बहुत ज्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, राइट्स ज्यादा हैं। हम लोगों ने सारी दुनिया में सोसाइटी में राइट बता दिए हैं, यहाँ किसी को पूछ लीजिए बता देगा दिस इज माय राइट, यहाँ किसी को पूछ लीजिए कहेगा दिस इज माय राइट, दिस इज माय राइट, यू कांट डू दैट, दिस इज माय राइट। ड्यूटी क्या है तुम्हारी Yes. भाई, तुम्हारी ड्यूटी क्या है वो नहीं पता, किसी को राइट और duty और ड्यूटी में बहुत responsibility फर्क नहीं होता है। हाँ, किसी को पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है। राइट्स हमने सिखा Right. दिए सब, ये पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए हमने सबको राइट्स बता दिए, ये सर, तुम्हारा इसका राइट। solution क्या है? स्पेशली लाइक अभी तो जो बड़े हैं उनको हम नहीं सिखा सकते, बट जो बच्चे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं, बड़ों को भी सिखा सकते हैं, बड़ों को आप एक तरीके से दूसरे तरीके से सिखा सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि उनको प्रॉपर ज्ञान की, विद्या की ट्रेनिंग दीजिए, उनको समझाइए। आपको देखिए कहीं ना कहीं तो स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है और जो माँ बाप पढ़ाते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो घरों में अगर आप ये बता सकते हैं या घरों में आप कॉन्स्टेंटली कह सकते हैं चलो हमने अब एक साथ बैठ के 1 घंटा सब बच्चों के साथ बैठ के हमने रोज गीता पढ़नी है, ज्वाइन करा लीजिए, बैठाइए, समझाइए, या हमने ये पढ़ना है, या हमने उपनिषद उठाना है, या हमने कोई भी एक शास्त्र को पढ़ना है, या हमने रामायण ही पढ़नी है, कहानी ही सही मगर हमने पढ़नी है। तो बच्चे के अंदर चरित्रवान होने की एक प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं से मिलने, या आप अपने आप ही उनको बच्चों को कि मेरे साथ बैठो, हम 1 घंटा कहानियां सुनाएंगे तुमको, चरित्र की कहानियां सुनाएंगे, भगवान की कहानी, राम की कहानी, कृष्ण की कहानी आप सुना सकते हैं बैठा के। ये स्कूलों में नहीं किया जाएगा, घरों में तो कर सकते हैं, घरों में तो माँ बाप ने तो इसको स्कूल पे छोड़ दिया, स्कूल ने यूनिवर्सिटी पे छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी ने भगवान पर छोड़ दिया। नहीं, ये सब स्कूलों ने भी सोच लिया कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम वही है जो हमको कोर्स में बताया गया, बाकी क्या करें। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है right. सारी। तो जो गैप्स पेरेंट्स को शुरू से ही एग्जाम्पल सेट तो बच्चों को करना पड़ता है। हाँ, पड़ता है ना, जो गैप्स होते हैं कि ना, उस आपको गैप्स के ये अंदर करना है, उनको ये बताइए दिस इज योर ड्यूटी। हाँ बिल्कुल है ना ड्यूटी, यही तो ड्यूटी है सारी। मैं तो जहाँ पब्लिकली टॉक करता था सबसे पहले बोलता था कि घर में मातृभाषा तो बोलना शुरू करो, बोलना शुरू कीजिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। हाँ, बच्चे तो अपने घरों में माँ बाप सोचते हैं हमको इंग्लिश सिखानी है, अरे आपको थोड़ी इंग्लिश सिखानी, इंग्लिश वो तो सीखेंगे ही स्कूल हाँ, से। सब जगह सीखेंगे, आप मातृभाषा क्यों नहीं बोलते हो? मेरे परिवार में देखिए, मेरा परिवार जो है ना बड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है। मेरे परिवार में कभी भी कोई सीनियर मेरे साथ नहीं रहा, ना मेरे माता पिता ना मेरी धर्मपत्नी के माता पिता, कभी भी कोई नहीं रहा, हम सब अकेले थे सारी जिंदगी। अब वो बड़ा यंग एक फैमिली जिसमें हम एक्सपीरियंस तो दोनों में से कोई भी नहीं था, बड़े बेवकूफ से यंग लोग थे हम लोग, परिवार शुरू कर लिया था। लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने ये कहा कि ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करूंगी। और मैंने उसको कहा 100% करेक्ट, तुम बच्चों के साथ बंगला में बात करो। मेरे दोनों बच्चे बंगला बोलते हैं क्योंकि उनकी माँ बंगला बोलती थी। मैं तो फ्लुएंट बंगला बोल ही लेता हूँ, तो मैं अपनी धर्मपत्नी से बंगला ही बात किया करता था, हिंदी भी बात करते थे। और क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ हिंदी में बात करता था, दोनों बच्चे हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। मातृभाषा अपने बच्चों के साथ बहुत जरूरी है बोलना, बहुत जरूरी है, ये उनको कल्चर के साथ जोड़ती है।
ये उनके हाँ। अपनी आइडेंटिटी के साथ जुड़ती है कि मैं कौन हूं। बिल्कुल। जब वो आइडेंटिटी के साथ बच्चा नहीं जुड़ता तो वो लॉस्ट हो जाता है, भटक जाता है। ABCD हो जाता है हाँ, उसको पता ही नहीं होता मैं कहाँ जा रहा हूँ, बिल्कुल ABCD हो जाता है, और मैं कौन confused। हूँ वो भी नहीं पता चलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, नहीं पता चलता। और फिर वो क्या होता है, फिर जहां पर उसको जहां जिसको कुछ मिलता है वहां जुड़ जाता है, यहाँ से भटक जाता है। तो चलिए कल बात करें इस पर और। बिल्कुल। तो बहुत ही प्लीज अच्छा रहा है। चलिए, ये please मिलेगा join। YouTube पर पीयूष जी? मेरा तो है ये लेक्चर, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आपको भेज दूंगा। हाँ प्लीज। हाँ एक लास्ट कमेंट है पीयूष जी। बहुत अच्छा हाँ था हाँ पीयूष, हाँ, बहुत अच्छा। एक मिनट, बताइए बताइए सुनील जी, बताइए। जो मैं एक्चुअली वेट कर रहा था, आपने जो बताया, मतलब इन जनरल ऐसा हमें लगता है कि जो बात कर रहे थे कि शायद चरित्रहीन लोग या बेईमान लोग या गलत लोग ज्यादा हो गए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो ज्यादा नहीं है, बट पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी, बट वो जो हैं वो शायद ज्यादा एग्रेसिवली करते हैं, इसलिए हमें फील होता है कि वो ज्यादा हो गए हैं। आपने ठीक कहा, वो मुखर ज्यादा है, हाँ जी, वो अपने आप को एक एक्सप्रेस ज्यादा करते हैं, सोसाइटी में स्प्रेड ज्यादा करते हैं, और है नहीं ज्यादा, कभी भी ज्यादा नहीं होते। हाँ, राइट का जो कॉन्सेप्ट, जो राइट का कॉन्सेप्ट आया है, ये उससे लिंक भी है, क्योंकि उनको जहां बचाना होता है, जहां बचना होता है, ये वेस्टर्न कल्चर ही आया इंडिया में भी, कि वो राइट लेके आ जाता है कि मैंने ये ऐसा कह दिया इसमें मेरा, लेकिन ये राइट है, मैंने मर्डर कर दिया तो भी मेरा ह्यूमन राइट है कि मुझे अच्छा लॉयर मिलना चाहिए। ठीक तो बात। ये सब वहां से आ जाता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी उतनी बुरी हालत नहीं हुई है, मेजोरिटी लोग फिर भी अच्छे हैं शायद, लेकिन बोलते नहीं। ठीक बात। तो बस इसीलिए होता ये है कि किसी भी सोसाइटी में जब सत्यता जो होती है वो बुराई के ऊपर ओवरटेक करती है तो उसको बहुत टाइम नहीं लगता। यस, यही कारण होता है। अंदर अंदर लोगों को दिल में मालूम है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन लोग उसके अगेंस्ट बोलने के लिए सामने नहीं आते। देखिए अब छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि देश के अंदर जब लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको यही पता है ना, वो इसीलिए वोट दे रहे हैं ताकि उनको पता है कि ये भ्रष्टाचारियों को दंड देने वाले हैं। बिल्कुल। अब वो अगर सारे के सारे भ्रष्टाचारी होते तो वो अपोज ही कर रहे होते ना, अपोज तो कर ही रहे हैं भ्रष्टाचार वाले, लेकिन पब्लिक चुप है, मगर उसको सपोर्ट तो कर रही है ना। हाँ, मीडिया पे, और वो देखेंगे, अगर अपोजिशन और मीडिया को सुनेंगे तो लगेगा वो एकदम खराब है, लेकिन वोट तो पब्लिक दे ही रही है। बिल्कुल वही बात है ना। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो चुप रहते हैं, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं। बट वो शायद हमें चेंज करने की जरूरत है, जो अच्छे लोग हैं उनको भी शायद थोड़ा वोकल होना पड़ेगा, गूगल ताकि ये होना ही फीलिंग चाहिए। ना आए कि वो ज्यादा हो गए हैं। हाँ ठीक बात, बिल्कुल सच बात, सच कहा आपने। ठीक है सुनील जी, वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। थैंक यू। तो फिर कल जुड़े जी। हाँ जी, नमस्कार पीयूष जी। थैंक यू वेरी मच। मैं वेट करूंगा, कल से फिर बात करते हैं सबसे। एंड थैंक यू फॉर पीयूष जी जॉइनिंग। बहुत बहुत बढ़िया लेक्चर टीचर का हो गया, मैं तो खुश हो गई एकदम। थैंक यू, थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू। कल पीयूष जी 9 बजे है ना? हाँ टाइम? कल हमारा कनाडा टाइम 9 बजे है। ओके। कनाडा का तो टाइम हमारा 9 तो बजे वही है। है ना? हाँ, इंडिया का टाइम चेंज नहीं होता। वो नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। नहीं, कनाडा का टाइम चेंज होता है। ठीक है, चलिए, ओके। सोने को ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा कल? हाँ 1 घंटा ज्यादा मिल जाएगा। 1 घंटा ज्यादा मिलेगा। हाँ, कल हमको गुड। 24 की जगह 25 घंटे मिलेंगे ना कल। हाँ चलिए, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते।